प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ द प्रोटीन हार्मोन्स सिंथेसाइज एंड सेक्रेट. So in this class we will read about the synthesis and secretion of steroid hormones. So basically the things are the same, but there are some different, and the difference is that these steroid hormones, they are classified on the basis of chemical and biological basis. So the basic steroid hormones are the estrogen, progesterone, androgens, mineralocorticoids, glucocorticoids, and vitamin D. So what they do? These steroid hormones, they play a critical role in numerous physiological and pathophysiological processes. So the vast majority of the circulating steroids in mammals, they come from the endocrine activity of the gonads and the adrenal glands. Because only these, the gonads and adrenal glands, they metabolize and it synthesize from the lipid cholesterol. So the cholesterol is a basic primary product from where these steroids have been synthesized. So these steroids, they have a complicated structure because they have fused rings having wide array of modifications of hydroxyl or carbonyl substituents and unsaturation. Meant to say, they are made up of double or triple bonds. And basically they have a pentane ring. Meant to say, the ring having 5 parts. So these steroids, they are derived from a phenanthrene ring. And the structure is pentane ring, which has been attached to complete the yield of this hydrogenated form, especially from this cyclopentan per hydrophenanthrene, or the styrene ring structure, you can say. So basically there are 6 carbon atoms present in this ring, and the interesting thing is that they are not fixed rigidly. कहने का मतलब है कि जैसे जरूरत पड़ती है उस हिसाब से ये अपने रिंग्स को तोड़ देते हैं या फिर चेंज हो जाते हैं. हाँ, तो ये जो 6 कार्बन एटम्स हैं, ये अपने आप को मतलब दूसरे स्ट्रक्चरल में या दूसरे अरेंजमेंट में अपने आप को चेंज कर सकते हैं टू फॉर्म अ स्पेसिफिक स्टेरॉइड स्ट्रक्चर. मतलब जैसे उनका फंक्शन है उसके हिसाब से ये अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं. ठीक है, तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है इसमें. अब एक एग्जांपल के लिए जैसे देखो, है ना, एल्डोस्टेरोन है, कॉर्टिसोल है और एस्ट्राडायोल. देख सकते हो यहाँ टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरोन. तो ये सारी चीजें कैसे डेवलप हुई है? ठीक है, मतलब बहुत थोड़ी सी चेंज होती है तो ये बिल्कुल चेंज हो जाती है, अपने आप को चेंज कर लेती है. तो बेसिकली जो है तुम्हारी एसीटेट से कोलेस्ट्रॉल आती है. ठीक है, और ये कोलेस्ट्रॉल ही जो है मेन प्रिकर्सर है टू फॉर्म और सिंथेसिस द steroid hormones. So from acetate, this cholesterol will come and this will change the pregnenolone into progesterone. ठीक है, डायरेक्टली प्रेग्नेलोन को चेंज करती है प्रोजेस्टेरोन में. या तो ये जो प्रेग्नेलोन है ये 70 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रेग्नेलोन के फॉर्म में चेंज होती है और ये फर्दर डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये एक तरह से रिवर्सिबल मतलब केमिकल चलती है. ठीक है, तो इसकी जो केमिस्ट्री यहाँ देख सकते हो, प्रेग्नेलोन कोलेस्ट्रॉल के बाद जो प्रेग्नेलोन है यहाँ से ये सारी की सारी चीज चेंज होना शुरू हो जाती है. तो जब 17 अल्फा इसमें मिलती है हाइड्रोक्सी प्रेग्नेलोन में, तो ये हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में चेंज होती है, जहां से फिर डीऑक्सी कॉर्टिसोल जाती है. ठीक है, और वहां से फिर ये कॉर्टिसोल की सिंथेसिस होती है. तो एक पार्ट ये हो गई.
इसमें अगर थोड़ी सी मतलब जो अगर अपने ये स्ट्रक्चर को थोड़ी चेंज कर ले, ठीक है, तो डिहाइड्रो एपिएंडोस्ट्रोम्स को एंड्रोस्टेरोन के, ठीक है, में एंड्रोस्टेरोन 317 डायोन में चेंज कर सकती है। फिर यहाँ से ये टेस्टोस्टेरोन जो कि रिवर्सिबल है, एंड्रोस्टेरोन से टेस्टोस्टेरोन ये रिवर्सिबल एक्टिविटी होती है। फिर देख सकते हो इस टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्राडायोल 17 बीटा भी सिंथेसाइज होती है। एक तो ये चीज हो गई। फिर दूसरी है ये टेस्टोस्टेरोन से ना करके डायरेक्ट एस्ट्रोन को भी दे सकती है, और एस्ट्रोन से फिर एस्ट्राडायोल जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गई डिहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन की। दूसरी देख सकते हो जब 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन से चलती है तो डीऑक्सी कोर्टिसोल और कोर्टिसोल। और नेक्स्ट पार्ट जो है इसका जो एल्डोस्टेरोन को सिंथेसाइज करती है दैट इज आल्सो फ्रॉम द प्रोजेस्टेरोन। ये यहाँ से 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन, ठीक है, उसको एक्ट करती है, और वहां से कोर्टिकोस्टेरोन बनती है, और वहीं से एल्डोस्टेरोन हमारी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और जो भी सेक्स कोर्टिकॉइड्स है उसको चेंज हो जाता है। तो देख सकते हो कि एक छोटी सी जो कोलेस्ट्रॉल है ये यही कंप्लीट सिंथेसिस करती है कंप्लीट स्टेरॉइड हार्मोन्स की। तो कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर हम बायोसिंथेसिस की बात करें, हाउ दिस स्टेरॉइड बायोसिंथेसाइज, तो नेचुरल स्टेरॉइड हार्मोन्स जो है जनरली सिंथेसाइज होती है कोलेस्ट्रॉल से, और बेसिकली ये होती है आइदर इन गोनैड्स और इन एड्रिनल ग्लैंड्स। तो मतलब पहले जो हमारी एक थिंकिंग थी कि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स बनती है वो कहीं ना कहीं जो स्टेरॉइड हार्मोन्स ग्लैंड्स जो है लाइक गोनैड्स या एड्रिनल ग्लैंड्स बेसिकली यही से होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। काफी रिसर्च के बाद पता चला कि जो नेचुरल स्टेरॉइड हार्मोन्स है दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दिस गोनैड्स एंड एड्रिनल ग्लैंड्स, बट काफी नॉन स्पेशलाइज्ड सेल्स भी हैं, जैसे एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। तो पेरिफेरल में काफी सारे सेल्स हैं जिससे भी स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस होती है, तो उसको भी आगे हम लोग देखेंगे। सो दीज फॉर्म्स ऑफ हॉर्मोन्स आर लिपिड्स, टू से द स्टेरॉइड्स दीज आर the lipids, so they can pass through the cell membrane as they are fat soluble, and it binds to steroid hormone receptors to bring about changes within the cell। मतलब सेल्स में जो भी चेंज लानी है उसके हिसाब से ये अपने स्ट्रक्चर को या अरेंजमेंट को चेंज करते हैं और रिसेप्टर से मिलकर उस यूनिक डिजाइन को स्ट्रक्चर को अवेल करते हैं। सो दीज स्टेरॉइड हार्मोन्स दे आर generally carried in the blood and they are bound to specific carrier proteins, ठीक है। हर एक का अपना एक स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन है, सच एज जैसे सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की बात करें या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन की बात करें, तो जितने भी सेक्स हार्मोन से रिगार्डिंग है, ठीक है, ये इन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है इस ग्लोबुलिन से ही बाइंड करेंगे। रादर कॉर्टिकोस्टेरॉइड से अगर रिलेटेड है तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है उस पर ही अटैच करेंगे। सो फर्दर दे रहा है कि कन्वर्सन और कैटाबोलिज्म जो होता है ये लिवर में होता है और कुछ पेरिफेरल टिश्यूज में भी होता है, और इसके साथ साथ कुछ टारगेट टिश्यूज में भी होती है। मतलब ये जाएगी एक फॉर्म में, ठीक है, लेकिन टारगेट टिश्यू पर जाने के बाद अगर इसको लगेगा कि नहीं इस एक्शन से नहीं होगा तो वो अपने अरेंजमेंट को चेंज करती है और उस जो कंडीशन है उसके हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके वो अपना फॉर्म चेंज करती है और उस पर एक्ट करती है, ठीक है। तो ये स्टेरॉइड हार्मोन की एक बहुत बड़ी मतलब कॉरेस्पॉन्सिबल वर्क है। So these steroidogenic enzymes they are responsible for the biosynthesis from cholesterol of various steroid hormones including glucocorticoids, mineralocorticoids, progestins, androgens and estrogens। So ये क्या करते हैं, मतलब several specific जो cytochrome है that is also known as P450 enzymes, ठीक है। इसके बाद है तुम्हारी हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड जिसको HSD के भी नाम से जानते हैं हम लोग,
और कुछ स्टेरॉइड रिडक्टेज, ठीक है। तो इन फॉर्म में मतलब अलग अलग जो स्पेसिफिक जो एंजाइम्स है इनके साथ ये जुड़ के अपना रोल प्ले करते हैं। फिर है कि न्यूमरस ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं which are known to have the capacity to synthesize these biologically active steroids, including the adrenal gland, testes, ovary, ब्रेन है, प्लासेंटा एंड एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड और जो तुम्हारे गोनैड्स से इनके बारे में तो ठीक है। अब इसके अलावा देख सकते हो जो अलग से जो ऑर्गन है दैट इज अ ब्रेन, प्लासेंटा, प्लासेंटा भी चलो इसमें आ जाएगी, और एक एडिपोज टिश्यू है। तो ये भी स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिंथेसिस करते हैं। तो अब बात करें अगर डिनोवो सिंथेसिस की, तो डिनोवो सिंथेसिस जो स्टेरॉइड हार्मोन की स्टार्ट होती है वो होती है कोलेस्ट्रॉल की कन्वर्सन, जो उसमें बताया था ना पिक्चर में। तो उसकी कन्वर्सन पे मैंने प्रेग्नोलोन से बाय एक्टिंग ऑन द दिस कोलेस्ट्रॉल साइड चेन क्लीवेज है CYP11A, इस एंजाइम से बाउंड होती है इसके इनर मेम्ब्रेन पर और एक्ट करती है माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है। और वहां पर स्टेरोजेनिक टिश्यूज जो है उसमें ये पाई जाती है, और वहां भी एक्ट करती है, मतलब जो स्टेरोजेनिक टिश्यूज है। और ये कुछ और भी अलग जगह भी एक्सप्रेस होती हैं जो कि अदर देन स्टेरोजेनिक टिश्यूज है, जैसे नॉन स्टेरॉइडोजेनिक टिश्यूज, ठीक है। तो ये नॉन स्टेरॉइडोजेनिक टिश्यूज में तुम्हारी ब्रेन आ जाएगी, एडिपोज टिश्यू आ जाएंगी, है ना, स्किन के कुछ पार्ट्स हैं। So this pregnenolone is converted to progesterone by 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase, और ये जो नॉन CYP450 एंजाइम जो है ये इन्वॉल्व होती है स्टोरोजेनेसिस में है। ये पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी 3-beta हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज जो है ये दिस इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टेरोडोजेनिक एंड नॉन स्टेरॉइडोजेनिक टिश्यूज। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये इसमें काफी आइसो एंजाइम्स पाई जाती है जो कि इन टिश्यू स्पेसिफिक मैनर, मतलब टिश्यू के हिसाब से जो कंडीशन है उसके हिसाब से ये उसको स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को चेंज करने में हेल्प करती है, ठीक है। बहुत सारे आइसो एंजाइम्स हैं। सो बेसिकली द टू टाइप, जो ये टाइप 2 जो है 3-beta हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज, this is the predominantly expressed in steroidogenic tissue like adrenal tissue, testis and ovary। मतलब एड्रिनल में और जो गोनाड्स में जो स्पेशली जो पाए जाते हैं स्टेरोडोजेनिक टिश्यू दैट इज दिस, मैंने ये क्या बोलूं एंजाइम जो है, ठीक है, यही इसके लिए मतलब स्टेरॉइड हार्मोन को सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट। अब ये हो गई टाइप 2। अब जब टाइप 1 3-beta हाइड्रोस्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज की बात करें तो ये पाई जाती है तुम्हारी प्लासेंटा में, जो कि नॉन स्टेरॉइडोजेनिक टिश्यूज है। इसके अलावा ये पाई जाती है लिवर में, किडनी में और स्किन में। तो प्रेग्नोलोन और प्रोजेस्टेरॉन जो है दीज आर द फॉर्म ऑफ, मतलब दीज आर जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द प्रिकर्सर फॉर ऑल अदर स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। अब यहाँ देखो दो पिक्चर दिखा है। कहने का मतलब है कि एक की एक्टिविटी होती है न्यूक्लियस के थ्रू, ठीक है, दूसरी की एक्टिविटी होती है साइटोप्लाज्म के थ्रू। तो जैसा देख सकते हो कि स्टेरॉइड हार्मोन कैरियर जो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है दैट दिस कंसिस्ट ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कैरियर। तो ये इसको शॉर्ट में SHBG भी कह देंगे, ठीक है। तो ये एक्ट करती है किसी भी सेल पे, तो जब डायरेक्ट मतलब एक्ट करेगी तो this steroid hormone carrier complex is not lipid soluble, so it cannot diffuse across the membrane, ठीक है। मेम्ब्रेन में डायरेक्टली ये डिफ्यूज नहीं करेगी। लेकिन जब ये किसी जैसे टेस्टोस्टेरोन के साथ मिल गई, एज फॉर एग्जांपल दिया है, तो टेस्टोस्टेरोन के साथ मिल जाएगी तो ये डायरेक्ट न्यूक्लियर रिसेप्टर में जाएगी, ठीक है। अब जैसे वहां मान लो कि इसमें
अगर कोई हीट शॉक प्रोटीन जैसे एक एग्जांपल के लिए दिया है HSP है, तो ये जीन के साथ मिलकर ये एक्टिवेट होगी और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए सीधा न्यूक्लियस के अंदर जो इसके जीनोम है उन पे जाके सीधा एक्ट करेगी। तो ये एक कॉम्प्लेक्स इसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। दूसरी अगर कंडीशन हम लें स्टेरॉइड हार्मोन कैरियर कॉम्प्लेक्स की, तो ये क्या है, ये डायरेक्ट मेगालिन पे अटैच होती है, ठीक है, और उसके थ्रू ये सीधा साइटोप्लाज्म पे एक्ट करती है। तो ये लाइसोसोम से क्या होती है, जैसे फिर वही हीट शॉक प्रोटीन की बात किया, तो अगर ये जीन्स इसमें है तो ये इसके साथ एक्टिव होके सीधा मतलब इसको एक्टिव करती है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर इनके जीनोम्स में डीएनए पे मतलब ट्रांसक्रिप्शन के लिए दे देती है। तो यहाँ आके फर्दर ये अपने स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को चेंज करते हैं और जो कंडीशन होती हैं उनके हिसाब से अपने को रिप्लेस करती है या फिर ट्रांसफॉर्म करती है और एक्ट करती है उस टारगेट ऑर्गन पर। ठीक है, तो दिखने में तो बड़ी सिंपल सी लगती है, लेकिन जो इसका रूट है ये थोड़ा सा मतलब ट्विस्टेड है। तो ये तो था तुम्हारी सिंथेसिस और सिक्रेशन की बात। जब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो these are transported through the blood through serum protein, और ये उसके साथ बाइंड होती है और हॉर्मोन्स की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करती है वाटर के साथ। ठीक है, तो अब एग्जांपल के लिए से सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, ये बेसिकली तीन तरह के मतलब एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो है जो स्पेसिफिक होते हैं किसी भी स्टेरॉइड हार्मोन को बाइंड करने के लिए और उनको फर्दर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो व्हेन इट गेट्स एक्टिव, steroid hormones free themselves from their blood solubilizing proteins। ठीक है, मतलब एक बार जब ये इनसे बाइंड होकर एक्टिव फॉर्म में आती है तो फिर ये इनको छोड़ देती है और वो अपने आप मतलब फ्रीली दे विल मूव फ्रीली टुवर्ड्स द ब्लड। ठीक है, ब्लड में फिर वो जहां उनको जरूरत है वो अपने आप फिर वहां चले जाते हैं, या तो डायरेक्ट भी चले जाते हैं जैसे पैसिवली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स के साथ, जैसे पिछला उसमें दिया था ना जो मेगालिन है, मेगालिन के साथ अटैच होकर वो साइटोप्लाज्म में जाती है। तो आइदर एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स के थ्रू या फिर पैसिवली क्रॉस करेगी सेल मेम्ब्रेन में और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ जाके वो बाइंड कर जाएगी। ठीक है, तो जो दिस आइडिया इज नोन एज द फ्री हार्मोन हाइपोथेसिस। कहने मतलब है स्टेरॉइड हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन जो है आइदर ग्लोबुलिन या एल्बुमिन के थ्रू, मतलब जो प्रोटीन्स हैं ब्लड में उनके थ्रू हो रही है। तो अब वो स्पेसिफिक है, अगर सेक्स हार्मोन पे जानी है, ठीक है, गोनेड्स में जानी है तो वो गोनेड्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है उनके साथ चली जाएंगी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ जानी है तो उनके बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स में जाएगी, या फिर एल्बुमिन के साथ ब्लड में फ्री फ्लो करेगी। तो फ्री फ्लो क्या कब करेगी, जब ये एक्टिव हो जाएगी तब ये अपने आप को ग्लोबुलिन या एल्बुमिन से अलग हो जाएगा और उसके बाद ये ब्लड चैनल में फ्री फ्लो करेगी। और टारगेट ऑर्गन पे जाने के लिए पहले तो या तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स के थ्रू जाएगी या फिर डायरेक्टली पैसिवली क्रॉस कर जाएगी सेल मेम्ब्रेन के साथ और न्यूक्लियर रिसेप्टर पे बाइंड करेगी। ठीक है, so the steroid hormones they are endocytosed and proceed to affect cells via a genomic pathway। मतलब जो इनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, ठीक है, अपने आप को जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज करते हैं, ये फिर फर्दर उन्हीं जीनोम्स पे जाके जो डीएनए है या फिर जो आरएनए हैं उन पे जाके एक्ट करेगी और उसके हिसाब से मतलब जैसा जो कंडीशन है उसके हिसाब से अपने आप को वो चेंज करेगी। ये उनको प्रोजेस्टेरोन बननी है, एल्डोस्टेरोन बननी है, या फिर मतलब कोई भी स्टेरॉइड हार्मोन जो बननी है उसके हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। सो द स्टेरॉइड कैरियर कॉम्प्लेक्सेस दे आर बाउंड बाय मेगालिन, ये क्या है, एक मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, एंड आर देन टेकन इनटू सेल्स वाया एंडोसाइटोसिस। सो एक बार जब ये सेल्स के अंदर चले जाते हैं तो लाइसोसोम के थ्रू
कैरियर प्रोटीन जो है उसको डिग्रेड करती है और ये स्टेरॉयड हार्मोन अपने आप में रिलीज होकर साइटोप्लाज्म पे जाती है और टारगेट सेल में इन करती है. सो द हार्मोन देन फॉलोज अ जनरल पाथवे. ठीक है, जनरल पाथवे इनका वही जीनोमिक के थ्रू. एंड द रोल ऑफ एंडोसाइटोसिस इन स्टेरॉयड हार्मोन ट्रांसपोर्ट इज, देख रहे हो ना यहाँ अभी भी दे रहा है, द रोल ऑफ एंडोसाइटोसिस इन स्टेरॉयड हार्मोन ट्रांसपोर्ट इज नॉट वेल अंडरस्टूड एंड इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. मतलब इतने रिसर्च होने के बाद भी, इतने सालों के बाद भी अभी भी ये ठीक से समझा नहीं गया कि आखिर ये जो एंडोसाइटोसिस में कैसे ये इसका मैंने ट्रांसपोर्ट का क्या रोल है. अभी भी काफी सारी इन्वेस्टिगेशंस पे चल रही है. So in order for steroid hormones to cross the lipid bilayer of cells, they must overcome energetic barriers that would prevent their entering or exiting the membrane. मतलब कुछ हार्मोन्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल से डेवलप है एंड दे हैव द हाइड्रोफिलिक फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है, एट आइदर एंड एंड हाइड्रोफोबिक कार्बन बैकबोन्स. मतलब दे आर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक. तो कहने का मतलब है कि जो स्टेरॉयड हार्मोन है ये लिपिड बाइलेयर ऑफ जो सेल्स में जो लिपिड बाइलेयर्स हैं, ठीक है, इनको क्रॉस तो करती हैं, लेकिन इसके लिए एक इनको बैरियर चाहिए और वो एनर्जेटिक बैरियर होती है वही जो बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, इधर ग्लोबुलिन्स या एल्बुमिन्स. तो इनके थ्रू जाती हैं और जो इनका नेचर होता है इधर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, उनके थ्रू ये फर्दर फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट target organ. So when these steroid hormones they are entering membranes free energy. तो यहाँ क्या होता है जब ये एक बार एल्बुमिन ग्लोबुलिन को छोड़ देते हैं तो ये फंक्शनल ग्रुप में होते हैं. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में हो जाते हैं और हाइड्रोफोबिक इंटीरियर ऑफ मेम्ब्रेन. ठीक है, बट इट इज एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ दीज हार्मोन्स टू एंटर लिपिड वायर्स. मतलब बीइंग स्टेरॉयडिक इन नेचर they have to work with along with the lipid bilayers. तो लिपिड बाइलेयर्स में जाने के लिए उनको हाइड्रोफोबिक होना पड़ेगा. ठीक है, हाइड्रोफोबिक होगा तब वो वाटर से छोड़ेगा और लिपिड के थ्रू अट्रैक्ट होगा. तो उनको फिर करना पड़ता है. तो अगर नेचर हाइड्रोफोबिक है तो काफी अच्छा एक्ट करेगा, अगर हाइड्रोफिलिक है तो एक्ट करेगा, रोल प्ले करेगा, लेकिन कंफर्मली नहीं करेगा, उतने अच्छे से नहीं करेगा. So these steroid hormones they easily enter and exit the membrane of, मतलब फिजियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से ये स्टेरॉयड हार्मोन्स बड़े आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं. एक्ट करना है तो अपने हार्मोन के नेचर को आइदर हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है उसको मेंटेन करना पड़ेगा. So though it is energetically more favorable for hormones to be in the membrane that in the ECF or ICF. ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें या इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें, they do in fact leave the membrane once they have entered it. तो देख सकते हो यहाँ इंपॉर्टेंट एक कंसिडरेशन दिखा रहा है बिकॉज कोलेस्ट्रॉल क्या है, प्रिकर्सर टू ऑल स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड they does not leave the membrane once it has embedded itself inside. कहने का मतलब है कि एक बार जब कोलेस्ट्रॉल, चूंकि कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर है इसका, उसी से बना हुआ है, तो एक बार जब ये एंटर कर जाती है किसी मेम्ब्रेन में तो वहां से बहुत इजिली नहीं निकलती है. ठीक है, तो ये होती है बिकॉज ऑफ देयर एलिफेटिक टेल ऑन कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज दे हैव अ फेवरेबल इंटरेक्शन विद द लिपिड बाइलेयर्स. उसके बाद जो इनके एंड पे टेल्स पर एलिफेटिक टेल तो दिखा रहा है, लेकिन फिर भी वो नेचर डिफाइन होना चाहिए कि हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है. तो एक बार जब ये एंटर कर जाती है आइदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, तो वो अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करती है, क्योंकि वो तुरंत निकल नहीं सकती है और वो कहीं ना कहीं किसी प्रोटीन्स के साथ बाइंड रहती है. ठीक है, अब अगर मैकेनिज्म की बात करें कि कैसे ये एक्शन में आती है और कैसे इफेक्ट करती है, ठीक है, तो बेसिकली जो है इसका जीनोमिक पाथवेज जो है इससे समझनी है. तो द फर्स्ट आइडेंटिफाइड मैकेनिज्म ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन एक्शन वेयर द जीनोमिक इफेक्ट्स.
तो इस पाथवे में क्या होता है, जो फ्री हार्मोन है वो एक बार सेल मेम्ब्रेन को पास कर गए, क्यों कर गए, बिकॉज दे आर इन माने लिपिड करेक्टरिस्टिक है ना, दे आर फैट सोल्यूबल। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद स्टेरॉइड जो है वो एंजाइम मेडिएटेड अल्टरेशन, मतलब रिडक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन और एरोमेटाइजेशन कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। देखना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर अलग बात है, साइटोप्लाज्म में अलग है। साइटोप्लाज्म में एक बार आया तो रिडक्शन कर सकता है, मतलब अपने प्रॉपर्टीज को रिड्यूस कर सकता है, हाइड्रोक्सिलेशन कर सकता है, ठीक है, वाटर से रिगार्डिंग, और जो भी अमीनो एसिड्स है वहां एरोमेटाइजेशन कर सकता है। सो ये जो स्टेरॉइड बाइंड्स करता है स्पेसिफिक स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर के साथ, तो उसको न्यूक्लियर रिसेप्टर भी हम लोग कहते हैं, बिकॉज इसी के थ्रू ये न्यूक्लियस में फिर एंटर करता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ मेटालोप्रोटीन, ठीक है। So upon steroid binding, many kinds of steroid receptors dimerize. जैसे two receptor subunits join together to form one functional DNA binding unit. हम्म, दो सब यूनिट अगर इसके मतलब किसी भी एक जो रिसेप्टर्स गए, अगर वो दो रिसेप्टर्स मिल जाते हैं एक साथ, तो वो डीएनए में बाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और सेल के न्यूक्लियस में एंटर कर सकते हैं। So once in the nucleus, the steroid receptor ligand complex binds to specific DNA sequence and induces transcription of its target genes. मतलब एक बार न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद जो ये स्टेरॉइड रिसेप्टर लाइगेंड है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स जब एक बार बन जाती है तो ये डीएनए सीक्वेंस के साथ बाइंड करती है और जिस फॉर्म में उसने चेंज होनी है वो ट्रांसक्रिप्ट हो सकती है और अपने टारगेट ऑर्गन पर या टारगेट जीन्स पे ये जा सकती है। तो ये जीनोमिक पाथवे थी। नॉन जीनोमिक पाथवे, जैसे ये एस्ट्रोडाइल का इसमें दिया है पिक्चर, ठीक है, फॉर एग्जांपल समझने के लिए। तो अगर नॉन जीनोमिक पाथवे की बात करें तो मतलब ये जो मेडिएट होती है, जो एक्ट करती है बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर्स दैट इज फाउंड इन द स्टेरॉइड हार्मोन एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म पे थी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही एक्ट करेगी। तो यहाँ क्या है, आयन चैनल्स होते हैं, आयन चैनल्स या ट्रांसपोर्टर्स या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स या मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है, इन सारे चीजों पर ये एक्ट करती है और किसी एक चीज पर मतलब डिपेंड रहती है फॉर द बाइंडिंग ऑफ द दीज सब यूनिट्स टू अ स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन, ठीक है। मतलब अगर किसी तरह की आयन चैनल्स बनी हुई है, कोई भी आयंस के थ्रू उसमें लिंक होके जा सकती है, या फिर जी प्रोटीन कपल्ड जो इनके रिसेप्टर्स होते हैं उनके थ्रू ये एक बार साइटोप्लाज्म में एंटर करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, साइटोप्लाज्म में जाएगी और फिर न्यूक्लियस पे जाकर उनके डीएनए के साथ बाइंड करके फर्दर एक्ट कर सकती है, ठीक है। तो दिस इज ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स अबाउट द synthesis, secretion and the transport for the स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। तो इसमें अगर कहीं कुछ